हाँ तो नमस्कार सबसे पहले सभी को मेरी ओर से। तो हम इतिहास में पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ रहे थे हम? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में हमने पिछली क्लास में बात की आश्रम व्यवस्था पर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी। बाकी बची हुई बातें जो है आश्रम व्यवस्था के बारे में वो आज हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, आश्रम व्यवस्था में हमने बात की कि 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 बोलो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और नंबर 4 बोलो संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम। हमने 4 आश्रमों की बात की। इसकी जो एज है वो तो है 0 से 25 वर्ष तक, इसकी है 26 से 50 वर्ष तक, इसकी 51 से 75 वर्ष और इसकी 76 से 100 वर्ष तक है। हमने 4 आश्रमों की बात की और उसके अलावा हमने बात की जो ऋग्वेद काल है उसके धार्मिक जीवन की, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि आर्य लोग जो है वो किसको मानते हैं? प्रकृति को मानते हैं, ठीक है। और प्रकृति में वो क्या विश्वास करते हैं कि अकेश्वरवादी है। वो क्या है? अकेश्वरवादी, यानी कि एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। और एक ईश्वर में विश्वास करते हैं जिसका मतलब कौन कौन से देवता थे जिनकी हम बात कर रहे थे? हमने बात की कि ध्वंस यानी कि आकाश और वायुमंडल एवं जो पृथ्वी है इसका देवता किसको बताया था कल मैंने? वरुण को। वरुण क्या है? इनका देवता है, ठीक है। और आर्य लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि ध्वंस यानी आकाश और पृथ्वी के मिलन से संपूर्ण संसार का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, ठीक है। अच्छा, आज हम बात करेंगे किसकी? कुछ इसकी छुटी हुई बातें हैं उनकी, और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वेद काल हमारा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कुछ छुटी हुई बातें इस तरीके से थी कि हम बात कर रहे थे कल कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया है? इंद्र को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। और इंद्र के बारे में कितने सूक्त मिलते हैं अपने को? 250, यानी कि 250 सूक्त मिलते हैं हमें। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में अगर किसी के बारे में सूक्त हैं तो वो कौन है? इंद्र है, ठीक है। यानी कि अपने इंद्र देवता के बारे में मिलते हैं। अच्छा, अगर बात इंद्र की जाए तो इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए तो इसको पुरंदर क्यों कहा जाता है तो ये किस किस चीज का देवता था? जैसे अपने बात करते हैं बारिश, किसका? बारिश एवं तूफान का देवता था। ठीक है, ये किसका देवता था? बारिश एवं तूफान का देवता था। और अगर बात की जाए कि ऋग्वेद काल का दूसरा सबसे प्रमुख देवता, क्या कि दूसरा सबसे प्रमुख देवता कौन सा? यानी कि पहला तो कौन हो गया? इंद्र, और दूसरा अग्नि। दूसरा कौन है? अग्नि। ऋग्वेद काल का प्रमुख सबसे दूसरा देवता है अग्नि। और अग्नि के बारे में यह जानकारी मिलती है कि इसको आहुतियों का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आहुतियों का देवता, ठीक है। इसको आहुतियों का देवता भी कहा जाता है। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं, मिटा दूं ऊपर से?
अच्छा, अगर इसके बारे में बात की जाए तो जो अग्नि है इसको ध्वंस यानी कि क्या, आकाश का पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अग्नि जो है इसको ध्वंस या कहूं मैं आकाश का, तो इसको पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पर किस चीज की, कि जो अपना धार्मिक जीवन चल रहा था किसका, ऋग्वेद काल का, वो अपना यहाँ पे पूर्ण होता है। और अपने क्या चीज पूरी कर गए, ऋग्वेद काल। अब तक हम बात कर रहे थे किस चीज की, मिटा दो एक बार मैं इसको। देखो, हम वैदिक सभ्यता में 2 पार्टों की बात कर रहे थे। ठीक है, नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और नंबर 1 उत्तर वैदिक काल। अब तक हम इसकी बात कर रहे थे, अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे थे, जिसको आज हमने पूरा कर लिया। और अब हम किसकी बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। ठीक है, हमने ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन, उसका राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, तीनों चीजें पढ़ ली, और उसका जो अपने वैदिक साहित्य जो है अपना वो भी पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज इसकी उत्तर वैदिक काल की। अच्छा, अब जब बात आ जाती है किसकी, उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि पहले जो अपना जैसे ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे हमें, उसमें मैंने बताया था कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, और उसमें क्या था कि जो आर्य लोग जो हैं वो किसमें विश्वास कर रहे हैं, बिल्कुल अकेश्वरवादी, यानी कि एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। और किस ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो उनको बिल्कुल सुस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और अब यहाँ पे आके क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 ग्रंथ रचे गए, एक तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इनके अलावा भी अगर मैं बताऊं आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ क्या रचे गए इसके अलावा भी। यानी कि उत्तर वैदिक काल में 3 ग्रंथ, यानी कि वेद, यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 3 तो ये वेद रचे गए। उसके बाद में आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ भी रचे गए। अच्छा, सबसे ज्यादा लॉजिक वाली चीज ये मिलती है अपने उत्तर वैदिक काल में कि इसमें क्या होता है कि जो अपना जो कबीलाई जो स्वरूप जो होता है किसका, इस सभ्यता का जो कबीलाई स्वरूप जो होता है वो अब समाप्त हो जाता है, और अब क्या है, एक स्टेट यानी कि राज्य बचना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा भी अपने को चीजें कैसे मिलती हैं कि इसमें लोग क्या है कि ये आर्य लोग जो है वो लोहे से परिचित हो जाते हैं। किससे, लोहे से परिचित हो जाते हैं। और इनका जो एरिया जो है, यानी कि सबसे पहले तो ऊपर तक होता है। पहले तो कहां तक था, जैसे मैं बताऊं कि पहले तो यहां पर व्यास नदी थी, यानी कि पहले तो यहां व्यास नदी तक था इनका। ठीक है, क्षेत्र कहां तक था, व्यास नदी तक था। तो उसके बाद में क्या होता है कि ये इधर तक बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कहां पर, गंगा यमुना जो मिलन क्षेत्र है यहां तक आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया, अब अपना क्षेत्र बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और कौन से काल में हो रहा है ये सारा काम है, उत्तर वैदिक काल में हो रहा है। और हम पढ़ेंगे इसी में कि सभा और समिति को इसमें खत्म कर दिया जाता है, यानी उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, और महिलाओं की स्थिति बहुत ही क्या होती है, डाउन हो जाती है इसमें। और इसी काल में हम ये पढ़ेंगे कि यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड की जितनी भी ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। ठीक है, इनको क्या, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ क्या इसमें रचे गए। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 बात, इसमें कबीलाई स्वरूप को समाप्त कर दिया, यानी कि इसमें क्या कर दिया जाता है, कबीलाई स्वरूप जो होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और राज्य का स्वरूप क्या है,
राज्य का जो स्वरूप है वो अपना कैसा कर दिया जाता है, इसमें क्षेत्रीय, कैसा कर दिया जाएगा अब, क्षेत्रीय। क्षेत्रीय कर दिया जाता है। यानी कि पहले तो क्या थे कि आर्य लोग जो थे वो कबीलों में रहते थे एक तरीके से, ठीक है, कबीलों में। अब क्या हो जाएगा, एक क्षेत्र में रहने लग जाएंगे सारे के सारे, तो कबीलाई स्वरूप खत्म और क्षेत्रीय जो है वो अब स्टार्ट हो जाता है। आर्य लोग जो होते हैं उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होते हैं। किससे? लोहे से। लोहे से परिचित होते हैं, ठीक है। लोहा जो है उसको शाम एयस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्याम एयस। शाम एयस, ठीक है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। किस क्या बोलते हैं लोहे को? शाम एयस बोलते हैं, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो आर्य लोग जो थे उनका क्या था कि व्यास नदी ऊपर तक तो पहले था ही, अब उत्तर वैदिक काल में वो कहां पे आगे, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है वहां तक वो आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं जैसे अभी भी बता रहा था कि सभा एवं समिति हमने पढ़ा था ना, किसमें? ऋग्वेद काल में। इसको अलग से पढ़ा था और इसको अलग से पढ़ा था, और दोनों में जो जो अच्छी अच्छी बातें थी वो अपने कर ली थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मैंने कंपैरिजन भी किया था वहां पे, ऋग्वेद काल उत्तर वैदिक काल का मैंने कंपैरिजन भी किया था। अब इसके बाद में ये बात होती है कि इन दोनों का अस्तित्व क्या कर दिया जाता है, सभा एवं समिति का, इसमें क्या कर दिया जाएगा, अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। सभा एवं समिति का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, और क्या कर दिया गया कि जो सभा जो थी, सभा को राजा की सलाहकार काउंसिल बना दिया गया। क्या बना दिया गया इसमें? क्योंकि पहले तो क्या थी, ऋग्वेद काल में हमने पढ़ा कि जो सभा थी वो क्या करती, राजा पर नियंत्रण रखती थी, ठीक है, सारे फैसले वो करते थे, ग्राम की सभा जो एक जगह बैठ कर, ठीक है। अब क्या कर दिया गया कि जो सभा थी उसको राजा की क्या कर दिया गया, सलाहकार काउंसिल यानी प्रीवी काउंसिल बना दिया गया है अब, ठीक है। और मिटा दो एक बार ऊपर से, और क्या कर दिया गया कि जो राजा जो है, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं, कि उत्तर वैदिक काल में जो है राजा जो है, राजा को देवता का प्रतिनिधि माना जाने लगा। क्या माने जाने लगा? देवता का प्रतिनिधि। देवता का प्रतिनिधि माना जाने लगा, ठीक है। देखो, अब देखो मैंने यही बताया था कि देखो ऋग्वेद काल में तो ऐसा हमें कुछ नहीं मिला, उत्तर वैदिक काल में यही चीजें क्या हो जाती हैं, आरंभ हो जाती हैं कि अब यहाँ पे देवता मानने लगे, किसको? राजा को देवता मानने लगे। अब राजा ही उनका क्या हो गया, सर्वोपरि हो गया। और यहाँ पे कर्म कांड की सारी चीजें आ गई ना, क्योंकि पहले तो हमें कुछ भी नहीं ऐसा मिला। और अब यहाँ पे एक चीज और मिलती है कि ये लोग क्या मानने लगे, राजा में देवता का निवास, कि राजा क्या हमारे लिए देवता के समान है, देवता का निवास होता है, राजा हमारे लिए देवता समान है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें उत्तर वैदिक काल में, राजा ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र प्रारंभ किया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सुव्यवस्थित जो प्रशासनिक तंत्र जो है वो कब प्रारंभ किया गया वैदिक सभ्यता में, तो उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आता है कि ये जो सुव्यवस्थित तंत्र जो है इसमें मतलब कौन कौन शामिल होता था। तो देखो इसमें शामिल कौन कौन होता था, राजा की जो पटरानी है, राजा की जो पटरानी जो है, उस पटरानी से लेकर राजा का जो रथवान तक है वो शामिल होते थे इसमें, ठीक है। जिनको क्या कहा जाता था, रत्नीन, जिनको क्या कहा जा रहा है, रत्नीन, ठीक है। याद रखना कि राजा ने एक देखो सुव्यवस्थित तंत्र तैयार किया, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कहां पर? ऋग्वेद काल में।
ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद काल वैसे भी बड़ा है तो मैंने उसका एक एक चीज पर अध्ययन किया, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें आएंगी अपने वैसे वैसे क्लियर कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसने कहा कि जो राजा ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र तैयार किया जिसमें उसकी पटरानी से लेकर उसका रथवान तक क्या है शामिल थे, और इन सब को क्या कहा जाता था, रत्नीन कहा जाता था। ठीक है, अच्छा इसमें बात करें तो ये मिटा दूं एक बार में, जो रत्नीन जो है, देखो रत्नीन जो है उनकी कुल संख्या कितनी थी, तो आपसे पूछ ले तो कुल संख्या 12 है। कुल संख्या तो कितनी है, 12 है। और राजा के अलावा कितनी है, राजा के अलावा कितनी हो गई, 11। ठीक है, राजा के अलावा 11 थे और राजा समेत कितने थे, 12 थे। ठीक है, हम इन सब की बात करेंगे कि कौन सा पद किसके पास था। ठीक है, उससे पहले दो बातें और हैं, रत्नीनों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले दो बातें और हैं कि जो एक तो ब्राह्मण और एक क्षत्रिय और एक वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे इनको क्या कहा जाता था, द्विज। इनको क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। अच्छा, और अगर बात की जाए वैश्य वर्ण की, पता क्यों कहा जाता था इनको द्विज, क्योंकि देखो जो शादी ब्याह के जितने भी मतलब क्या थे, ज्यादातर जो लेन देन के मामले थे वो क्या था कि ये तीनों आपस में मतलब बांट के मिल बांट के कर लेते थे। जो नीचे का वर्ण है उनको शामिल नहीं किया जाता था इस काम में। ठीक है, इसलिए ये अलग थे, थोड़े से द्विज थे। ठीक है, ये आपस में शादी कर लेते थे, हाँ में वर्णों में, हाँ, लेकिन बट जो शुद्ध वर्ण था उसमें इनकी शादियां नहीं होती, उनमें नहीं था ये। ठीक है, उनमें वैसे मतलब निम्न वर्ण की शादियां जरूर होती थी, बट क्या था ज्यादातर ये आपस में करते थे। हाँ, अगर बात वैश्य वर्ण की जाए तो जो अपना जो वैदिक सभ्यता जो है उसमें ये चीज पता चलती है अपने को, जो वैश्य वर्ण जो है उसमें जो उत्तर वैदिक काल आता है, जो उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा कर चुकाता था, कौन है, वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण क्या था, सबसे ज्यादा कर चुकाता था, ब्राह्मणों को कर नहीं देना पड़ता था। ये क्या थे, पुरोहित जो थे वो क्या थे, कर मुक्त थे। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि पुरोहित क्या है, कर मुक्त है। ठीक है, और ये तो राजा है ही फिर। ठीक है, और सबसे ज्यादा कर किन पे लागू था, वैश्यों पर था। ठीक है, अब अपने बात करते हैं रत्नीनों की। रत्नी, ठीक है, रत्नी की बात करेंगे अपने, रत्नी। ठीक है, बात किसकी करते हैं अपने, रत्नीन की। कुल संख्या कितनी रत्नीनों की, 12। ठीक है, राजा समेत 12 है और अलावा कितनी उसके 11 है। ठीक है, अब बात करते हैं रत्नीन। यहां पे मैं लिखूंगा रत्नी का नाम, ठीक है, और इधर लिख दो, एक बार ये मिटा दो, इधर उनका कार्य लिखूंगा। ठीक है, इधर आ जाएगा क्या, कार्य। अच्छा, सबसे पहला नाम किसका आएगा, राजा का। राजा का क्या काम होगा कि राजा क्या है कि सर्वोच्च क्या है, प्रशासक है। ठीक है, राजा क्या है, राजा सर्वोच्च प्रशासक है, क्योंकि सबके ऊपर क्या करता है ये, ठीक है, नियंत्रण रखता है। अच्छा, फिर आ जाता है पुरोहित, क्योंकि नंबर 2 पर किसको रखा है, वैसे तो देखो एक ऐसा वर्ण, ब्राह्मण वर्ण ऐसा था जो क्या है कि उत्तर वैदिक काल में अपने आप को तो क्या रखता है, सबसे ऊपर रखता है। ठीक है, और नंबर 2 पे किसको रखता है, साथ में क्षत्रियों को रखता है। ठीक है, यानी कि राजा को रखता है। अब बात जब राजा की हो रही है, राजा के सुव्यवस्थित तंत्र की हो रही है, तो ये दोनों आगे पीछे आएंगे ना। देखो वो अपन को याद रखने वाली चीज है कि राजा नंबर 1, फिर कौन आ गया,
पुरोहित। अब देखो प्रशासक ऐसा हो कि राजा है जो, अब उसको कोई सलाह वाला तो चाहिए ना काम करने के लिए, तो सलाहकार कौन होगा इसका? पुरोहित। राजा का सलाहकार, राजा का सलाहकार कौन है? पुरोहित है। ठीक है। अब नंबर 3, अब राजा का नाम आ गया, उसके पुरोहित का भी नाम आ गया, तब इसका किसका नाम आना चाहिए? अब महिषी आएगा ना। अब कौन आएगा? महिषी। इसका क्या कार्य था कि जो राजा की जो पटरानी है, राजा की जो प्रिय रानी जो होती है यानी पटरानी, उसका पद कौन सा है? उसको क्या नाम से पुकारा जाता था रत्नीनों में? महिषी। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है। राजा की जो पटरानी है उसको किस नाम से जानते थे रत्नीन में? महिषी के नाम से। अच्छा, बात की जाए युवराज। देखो जो युवराज जो है वो राजा का क्या होता था? उत्तराधिकारी। अपने को वैसे भी पता है कि राजा का जो उत्तराधिकार है वो क्या है कि बाप के बाद में उसके बेटे के पास चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? युवराज। ठीक है। राजा का उत्तराधिकारी। ठीक है, ये राजा का उत्तराधिकारी था। अच्छा, नंबर 5 पे बात आती है सेनानी। किसकी? सेनानी की। जो रत्नी है सेनानी, इसका क्या कार्य होता था कि ये सेना का क्या होता था? प्रमुख सेनापति होता था। क्या होता था? सेना का प्रमुख सेनापति। ठीक है। सेना का प्रमुख सेनापति कौन होता था? सेनानी। और अगर नंबर 6 पर बात की जाए कौन सा रत्नीन आता था, तो सूत, जिसको क्या बोलते थे? सारथी। अपने को पता है कि सारथी कौन होता है? सारथी का क्या कार्य होगा? सारथी क्या काम करेगा? रथ चलाएगा। राजा का रथवान है। क्या है ये? राजा का रथवान है। ठीक है। राजा का रथवान है और युद्ध के समय क्या करेगा? राजा का क्या करेगा? सहयोग करेगा। अपने को वैसे ही पता है, आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में कृष्ण क्या करते थे? रथवान तो थे ही, बट क्या करते? सहयोगी भी थे ना। उसी तरीके से क्या है कि राजा के साथ जो सारथी होता था वो राजा का रथवान, और युद्ध के समय उसकी क्या करता था? उसकी सहायता करता था। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिखना है इनको, मिटा दूं? कितने रत्नीन हो गए? 6 रत्नीन हो गए। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है नंबर 7 पर। ठीक है। नंबर 7 पर बात आती है संग्रहिता। संग्रहण कौन करेगा? संग्रहण कौन करता है? धन का संग्रहण कोषाध्यक्ष करेगा। तो इसका क्या कार्य होगा? कोष का, यानी कि ये कौन है? कोषाध्यक्ष। धन इकट्ठा करने के मामले में जो रत्नीन था वो कौन था? संग्रहिता। और नंबर 8 अगर हम बात करें तो नाम आता है अक्षवाप। आपने महाभारत देखी है? महाभारत में आपने शकुनी को देखा होगा। शकुनी क्या कार्य करता था? पासे का कार्य करता था। उसी तरीके से वो क्या कहलाएगा? अक्षवाप। जो पासा खेल का, पासा फेंकने वाला। हाँ ठीक है, पासा खेल विभाग का जो खेल विभाग जो होता है का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अक्षवाप कहलाएगा। और देखो अब ये पासा खेल विभाग का क्या अध्यक्ष है, तो जब राजा क्या करता है आपने देखा होगा किस तरीके से कि एक तो इधर राजा बैठ जाता है, एक इधर एक इधर एक इधर, और पासा खेलते हैं ना। पासा आपने देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा। पासा खेलते हैं तो उसके साथ में उसका कोई सलाहकार भी तो होता है। तो ये क्या है? पासे के खेल में पासे के
खेल में राजा का सलाहकार। राजा का सलाहकार, ठीक है। राजा का ये क्या था? सलाहकार था। किसमें? पासे के खेल में था, ठीक है। अच्छा, नंबर अगर हम 9 की बात करें तो आता है गोवी कर्तन। क्या नाम मिलता है अपने को? गोवी कर्तन। अब देखो, गो शब्द अपने को मिल रहा है ना, यहां से पता चलता है ना किसकी बात हो रही है? गाय की बात हो रही है। तो देखो, जो गवाह अध्यक्ष जो था, यानी कि गाय विभाग का अध्यक्ष, गवाह अध्यक्ष या कहूं तो गाय विभाग का अध्यक्ष जो था वो कौन था? गोवी कर्तन था, ठीक है। और अगर हम नंबर 10 की बात करें तो नाम मिलता है अपने को पालागल। क्या नाम मिलता है अपने को? पालागल नाम मिलता है। अच्छा, इसका क्या कार्य होता था कि ये जो आदमी है इसका, ये राजा का एक तो मित्र है। अच्छा, मित्र क्या कार्य करेगा? मित्र को कोई ऐसा काम सौंपेंगे जो गलत होगा? मित्र तो वही काम करेगा ना जो एक बढ़िया तरीके से सुव्यवस्थित कार्य होगा। देखो, ये राजा का मित्र वह क्या था? विदूषक, जिसको संदेश वाहक कहते हैं। ये क्या करता था? संदेश ले। देखो, मित्र को तो सारी जानकारी आती है। मित्र तो एक ऐसा व्यक्ति है ना जिसको अपनी सारी जानकारियां पता है, ठीक है। और वो क्या करेगा? संदेश लेके जाएगा ना। देखो, ये संदेश लेके जा रहा है। ये क्या है? संदेश वाहक या फिर विदूषक, ठीक है। कौन है ये? पालागल, ठीक है। इसका क्या कार्य है कि ये राजा का मित्र है और संदेश वाहक है, ठीक है। नंबर 11 बात करते हैं। नंबर 11 पे नाम मिलता है भागदूत, ठीक है। भागदूत, इसका कार्य था राजस्व संग्रहण करना। राजस्व संग्रह करता। राजस्व संग्रह करता कौन था? भागदूत था, ठीक है। अंत में नंबर 12 पे मैं लिख रहा हूं क्षत्रिय। ये लिख लिया क्या? मिटा दो एक बार मैं इसको। अच्छा, जो क्षत्रिय जो होता था, राजप्रसाद। राजप्रसाद जानते हो क्या होता है? जो राजा का जो महल होता था, निवास स्थान था, उसको राजप्रसाद कहा जाता था, ठीक है। क्षत्रिय जो है वो राजप्रसाद का प्रमुख रक्षक है। क्या करता है ये? क्या करता है ये? रक्षा करता है, ठीक है। ये क्षत्रिय, ठीक है। ये 12 क्या हो गए अपने? रत्नीन हो गए। अब फिर से मैं वो चीज आपको बता रहा हूं कि हम पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल में जो राजा ने जो सुव्यवस्थित एक तंत्र तैयार किया था, ठीक है। प्रशासनिक एक सुव्यवस्थित तंत्र तैयार किया था। उसमें राजा सहित क्या थे? 12 रत्नीन थे, ठीक है। जिसको रत्नीन कहा जाता था, उसके तंत्र को 12 रत्नीन थे। इनके अलावा भी कुछ हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। देखो, 12 रत्नीन हो गए। और क्या था? कुछ अन्य प्रमुख सहयोगी भी थे इसमें। कुछ अन्य प्रमुख सहयोगी। देखो, कुछ अन्य प्रमुख सहयोगी जो थे, नंबर 1 पे नाम मिलता अपने को बबाता। क्या नाम मिलता अपने को? बबाता। देखो, इसका क्या कार्य था कि ये जो देखो, जो राजा, अपने को वैसे भी पता है कि जो पुराने टाइम में क्या होता था, जो प्राचीन भारत था उसमें राजा कई पत्नियां रखता था। क्या करता था? कई पत्नियां रखता था। राजा की जो दूसरी प्रिय पत्नी थी, दूसरी प्रिय रानी या पत्नी जो थी, उसको क्या कहते थे? बबाता। बबाता, ठीक है। नंबर 2 अपने को मिलता है परिवर्ती। परिवृत्ति। जो परिवृत्ति है, इसका क्या कार्य था कि देखो, वैसे तो अपने कहते हैं कि जिसके साथ मतलब संबंध सही ना हो, जिसके साथ संबंध सही ना हो, उसको तो अपने क्या कहते हैं? परिवृत्ति कहते हैं। और जैसे इसमें अपने को बताया जाता है
कि राजा का क्या था कि जिसके साथ मतलब संबंध सही नहीं था, जिस महिला के साथ में, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है, परिवृत्ति। ये भी किसमें शामिल थी, राजा के एक तंत्र में शामिल थी, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, उपेक्षित रानी। क्या नाम दे रहा हूं इसको मैं, उपेक्षित रानी। जो उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिसकी वो क्या है, उपेक्षित रानी है, ठीक है। तो यह परिवृत्ति। अच्छा, इसके बाद में अपने बात करते हैं, एक तो मिलता है सतीपति, ठीक है, और एक नाम अपने को मिलता है सतपति। देखो ये क्या है, ये राजा के रत्नीनों में शामिल नहीं किए जाते, ये राजा के रत्नीन में शामिल नहीं है। ये दोनों राजा के रत्नीन में शामिल तो नहीं है, पर सतीपति जो था उसका क्या कार्य था कि ये 100 गांव का प्रशासक था। क्या था, 100 गांव का प्रशासक था, ठीक है। ये 100 गांव का प्रशासक था, और जो सतपति जो है उसका क्या कार्य था कि ये सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक, या कह सकता हूं मैं न्यायाधीश था। क्या था, न्यायाधीश। सीमांत क्षेत्र तो आपको पता ही है क्या चीज होती है, ठीक है। तो सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक व न्यायाधीश क्या कहलाता था, सतपति कहलाता था, ठीक है। और याद रख लेना, नोट लगा के लिख लेना आप इस बात को कि देखो सतीपति और सतपति जो हैं ये दोनों क्या राजा के रत्नीन में शामिल नहीं थे, और वैसे तो अपने क्या तंत्र में तो ये दोनों आते ही आते हैं। तो अपने किसकी बात कर गए, अपने किसकी बात कर ली, किसकी बात कर ली, राजा के रत्नीनों की, ठीक है। राजा का जो प्रशासनिक तंत्र है हमने उसकी बात कर ली उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम आगे किसकी बात करेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है, जो वो मैं कहता हूं बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में हमें क्या जानकारियां मिलेंगी कि किस तरीके का कर्मकांड जीवन है ये इसमें बिताया गया उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। वो जानकारी अपने को मिलेंगी, ठीक है। तो अपने बात किसकी करते हैं, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करते हैं, ठीक है। वही बात कि जो समाज जो था कितने वर्णों में विभाजित था, 4 वर्णों में, ठीक है। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। देखो 4 वर्णों में विभाजित था, और अगर इनकी बात की जाए तो मैंने जैसे इसमें बताया था ऋग्वेद काल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं पहले बता रहा हूं परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि देखो ऐसा ही कुछ अपने को क्या है कि जो अलग तथ्य हो ना वो सबसे ज्यादा उठता है। ये सबसे ज्यादा अलग तथ्य मिलता है अपने को कहां पर, वैदिक सभ्यता में, कि जो ऋग्वेद काल जो है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो ऋग्वेद काल जो आता है उसमें तो वर्ण व्यवस्था क्या थी, कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, कर्म पर। और अगर हम बात जब उत्तर वैदिक काल की, यानी जिसकी अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल, इसमें क्या हो जाती है, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाती है। कर्म पर तो ये बात थी कि हम जैसा काम करेंगे हमारा वर्ण भी कैसा वैसा ही होगा, ठीक है। अगर कोई व्यापारी है तो वो किस में आ जाएगा, वैश्य में आ जाएगा। और अगर कोई क्या कर रहा है कि राजा का यानी रक्षा का कार्य करे तो क्षत्रिय में आ जाएगा। अगर कोई पुरोहित है तो वो किसमें आ जाएगा, ब्राह्मण में आ जाएगा। पर अब क्या हो जाएगा, अब कर्म की भावना नहीं रहेगी। अब किसकी बात आ जाएगी, उत्तर वैदिक काल में क्या आ जाएगी, जन्म की बात आ जाएगी, कि जो व्यक्ति जिसके वर्ण में जन्म लेगा वो क्या है, उसी वर्ण में रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जन्म पर आधारित होगी।
मैं लिखता हूं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ठीक है, किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी। और अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में मिश्रित जातियों का क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ। मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, प्रादुर्भाव किसका हो गया? मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हुआ किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में बात करें तो दो प्रकार के विवाह प्रचलन में आए। मिटा दूं ऊपर से एक बार में, कितने प्रकार के विवाह प्रचलन में आए? देखो, दो प्रकार के विवाह क्या है? प्रचलन में आए। कौन कौन से? देखो, दो प्रकार के विवाह प्रचलन में आ गए। एक तो होता है अनुलोम विवाह। कौन सा? एक होता है अनुलोम विवाह और दूसरा कौन सा होता है? प्रतिलोम विवाह। दूसरा कौन सा है? प्रतिलोम। प्रतिलोम विवाह। देखो, अनुलोम विवाह तो कौन सा होता है कि जो उच्च वर्ण का व्यक्ति जब क्या करे? निम्न वर्ण की महिला के साथ विवाह करे। क्या करे? विवाह करे। कि जब उच्च वर्ण का व्यक्ति यानी कि जो पुरुष है वो निम्न वर्ण की महिला के साथ जब जब विवाह करेगा तो उत्तर वैदिक काल में हमें मिलता है क्या? कि वो विवाह क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह कहलाएगा। जस्ट इसका जब हम उलट चलेंगे तो प्रतिलोम विवाह क्या हो जाएगा? कि उच्च वर्ण की महिला, उच्च वर्ण की महिला जब क्या करेगी? निम्न वर्ग के, निम्न वर्ण या फिर वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करेगी तो वो क्या हो जाएगा? होता है ना कि राजकुमारियां क्या करती हैं कि अपने पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती थी। अपने प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या था कि उत्तर वैदिक काल से हमें ये जानकारी मिलती है कि दो तरह के, वैसे तो विवाह आगे भी आएंगे, ठीक है, 8 प्रकार के विवाह और प्रचलन में थे, वो आगे आएंगे। अब यहाँ पे ये जानकारी मिलती है कि 2 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे उत्तर वैदिक काल में। एक तो अनुलोम विवाह और दूसरा कौन सा? प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अच्छा मिटा दूं एक बार में। देखो, विवाह 2 चरणों में संपन्न करवाए जाते थे। क्या था कि 2 चरणों में संपन्न करवाए जाते थे। क्या? विवाह। किस तरीके से? कि 2 चरण होंगे इसके। देखो, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, कुल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे चरण। ठीक है, अच्छा अब बात यहां पे आती है कि अगर मैं इनकी बात करूं तो मिटा दो एक बार थोड़ा सा यहां से। ठीक है, देखो धर्म ग्रंथों के अनुसार है ये। ठीक है, याद रखना। धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या है कि विवाह जो है वो संपन्न करवाए जाते थे कितने प्रकार से? वैसे तो 2 हो गए ना, 4 इधर और 4 इधर हो जाएंगे। ठीक है, कुल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, और कौन कौन सा है? जैसे मैं नंबर 1 पे आपको बताता हूं कि एक तो था प्रजापति विवाह। कौन सा? प्रजापति विवाह। और नंबर 2 था आर्ष विवाह। ठीक है,
नंबर 3 था ब्रह्म विवाह, और नंबर 4 पे अपने को मिलता है देव विवाह। कौन सा विवाह? देव विवाह। ये जो 4 विवाह हैं ये क्या है कि उच्च श्रेणी के विवाह हैं। कैसे विवाह? ये उच्च श्रेणी के विवाह है। उच्च श्रेणी का तो वैसे समझते ही आप कि ये जो विवाह हैं कौन सी श्रेणी में करवाए जाएंगे। ऊंची श्रेणियां कौन कौन सी हैं? कौन सी उच्च श्रेणियां? ब्राह्मण, क्षत्रिय। हाँ ठीक है, वो उच्च श्रेणियां हैं जिनमें ये विवाह क्या करवाए जाएंगे? संपन्न करवाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं निम्न श्रेणियों के विवाह की। ये मिटा दिया मैं ये, ठीक है, यहां से मिटा देता हूं एक बार में, ठीक है, इधर लिख दूंगा। जैसे नंबर 5 पे अपना विवाह आता है गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। आधुनिक जिसको हम प्रेम विवाह कहते हैं ना, कौन सा? आधुनिक प्रेम विवाह। तो वो कौन सा है? अपना गंधर्व विवाह, ठीक है। आज जैसे एक लड़का और एक लड़की जब क्या प्रेम करके क्या है कि विवाह कर लेते हैं, वो प्रेम किस नाम से जाना जाता था अपने उत्तर वैदिक काल में? गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नंबर 6 में यहां पे लिख रहा हूं कि आसुर विवाह। कौन सा? आसुर विवाह। आसुर विवाह। नंबर 7 कौन सा? कि राक्षस विवाह। नंबर 8 कौन सा? पैशाच विवाह। देखो ये जो 4 हैं ये कौन सी श्रेणी के हैं? निम्न श्रेणी के हैं। ये 4 जो विवाह हैं ये कौन सी श्रेणी के हैं? ये निम्न श्रेणी के विवाह है। ठीक है, ये तो कौन सा? गंधर्व विवाह जो आधुनिक प्रेम विवाह है। और अगर हम बात किसकी करें? आसुर विवाह की, तो जब पिता क्या करता था पुत्री के बदले में, क्या कर लेता था? जब पिता पुत्री के बदले कुछ धन देता था, ठीक है, क्या करे? दहेज हो गया ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आज की जो दहेज प्रथा थी वो किस काल में ही अपने को मिल जाती है, तो कौन से काल में मिल जाती है? वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल में अपने को क्या है इसकी जानकारी मिल जाती है। पिता पुत्री के बदले जब क्या करे? धन देता था विवाह में, तो वो विवाह किस नाम से जाना जाता था? आसुर विवाह। अगर हम राक्षस विवाह की बात करें, देखो उस टाइम राजा क्या करता था कि कई बार जो निम्न वर्ग या निम्न श्रेणी की जो महिलाएं होती थी या फिर लड़कियां होती थी उनका अपहरण कर लेता था। क्या कर लेता था? अपहरण कर लेता था। और अपहरण करके क्या कर लेता था? विवाह कर लेता था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षत्रियों द्वारा अपहरण कर विवाह करना क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था, ठीक है। और हम पैशाच विवाह की बात कर रहे हैं, ये सबसे निम्न श्रेणी का विवाह है। ये क्या है? सबसे निम्न श्रेणी का विवाह है। और अगर हम इसकी बात करें तो इस टाइम में क्या होता था कि जो लड़की का जो शरीर होता था, लड़की का शरीर, उस पर क्या कर लिया जाता था? अधिकार कर लिया जाता था। ठीक है, लड़की के शरीर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया जाता था। वो विवाह कौन सा था? पैशाच विवाह था, ठीक है। अपने क्या हो गए? 8 प्रकार के विवाह हो गए। अच्छा, 2 संस्कार हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मिटा दूं एक बार में, समझ में आ गई सारी बात? कुछ है कि 2 संस्कार हैं सामाजिक जीवन में। विवाहों की बात हो गई अपने। अच्छा, एक तो था पाणी ग्रहण संस्कार। नंबर 1 कौन सा? पाणी ग्रहण
संस्कार। अच्छा, पाणी ग्रहण संस्कार क्या होता था कि जब शादी करवाते हैं तो जैसे अपने आज भी जैसे प्रचलन में मिलता है ना, जैसे वर आगे चलता है वधु पीछे चलती है, उसी टाइम में क्या होता था जब कि एक दूसरे के दाहिने हाथ को पकड़कर जब क्या करते थे, विवाह करते थे, तो वो क्या कहलाता था, कौन सा संस्कार होता था, वो पाणी ग्रहण संस्कार। जब एक दूसरे के हाथ में, ठीक है, सॉरी, दाहिने हाथ को पकड़कर ठीक है, जब एक दूसरे के दाहिने हाथ को पकड़कर क्या करते थे, विवाह करते थे, तो वो कौन सा संस्कार था, पाणी ग्रहण संस्कार था। और जब क्या करते थे कि 7 कदम साथ चलकर क्या करते थे कि शपथ लेते थे, कि जैसे आज भी लेते हैं कि जब एक साथ 7 कदम चलकर क्या शपथ लेते थे, तो वो विवाह क्या कहलाता था, शपथपदी। शपथपदी 7 कदम साथ चलकर फेरे लिए जाते थे, विवाह किया जाता था, तो वो विवाह क्या कहलाता था, शपथकृति कहलाता। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के यानी अपने क्या हो गए, संस्कार या फिर विवाह के टाइम जो करवाए जाते थे, और अपने क्या हो गए 8 प्रकार के विवाह हो गए। और अपने क्या पढ़ लिया सामाजिक जीवन में, जो अपने जो रत्नीन जो थे वो भी अपने क्या है कि एक पढ़ लिए। ठीक है, अच्छा, कल अपने आगे की बात करेंगे। ठीक है, जो अपने संस्कार जो रहते हैं बचे हुए वो अपने कल बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।